प्रॉब्लम नंबर 4 को देखिएगा, वर्क पावर एनर्जी की। आपसे कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है सर्कल के अंदर। अब वो सर्कल के अंदर जब घूम रही है तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसने एक आधा सर्कल घूमा है, तो बताओ वर्क डन कितना करना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ को होता है। अगर मेरे पास सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है और मैं किसी भी पॉइंट पर आ करके अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन देखूंगा तो वो सर्कल के सेंटर की तरफ को होगा। लेकिन अगर मैं उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखूंगा तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर ही आएगा। आप चेक कर लें, किसी भी इंस्टेंट अगर आप इस तरह से घुमाएंगे ना सर्कुलर पाथ पर किसी ऑब्जेक्ट को, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ को लग रहा है, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखोगे किसी भी पॉइंट पर तो वो हमेशा टेंजेंट होता है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट। अब सर्कल के ऊपर टेंजेंट जो है ना वो आपको पता है सेंटर से 90 डिग्री के एंगल पर जाती है। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया, और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाता है तब भाई वर्क डन नहीं होता उस फोर्स के द्वारा। तो यहां पर यही पूछा गया था कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हो जाएगा 0। क्यों होगा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स वाई वर्क डन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, ये होता है एफएस कोस 90। थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से साइंटिफिक वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। होप सो समझ में आ गया होगा। अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच।